Okay, so we are starting with chapter number three. Chapter number three of corporate law, appointment and remuneration of managerial person. ठीक है। सेक्शन नंबर 196, सेक्शन नंबर 196 सब सेक्शन नंबर 1 क्या कहता है? सबसे पहले मैनेजरियल पर्सन होता है, ये समझ लेते हैं। मैनेजरियल पर्सन का मतलब होता है आप एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर्स की बात कर रहे हो। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है, यानी कंप्लीट लिस्ट है। आपके पास सबसे पहले निकल के आता है सेक्शन नंबर 196 सब सेक्शन नंबर 1, जो कि कहता है कि कोई भी कंपनी साइमल्टेनियसली मैनेजर और एमडी को अपॉइंट नहीं कर सकती। यानी कि अगर दो एमडी अपॉइंट करना कर सकती है, बट एक एमडी एक मैनेजर साथ में अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। 196 सब सेक्शन नंबर 2 कहते हैं कि कोई भी कंपनी अगर एमडी, मैनेजर और डब्ल्यूटीडी को अपॉइंट करना चाहती है तो मैक्सिमम 5 साल के लिए अपॉइंट कर सकती है। 1, 2, 3, 4, 5 जितने टर्म्स के लिए अपॉइंट करना कर सकते, री अपॉइंट करना कर सकते हो, बट मैक्सिमम 5 साल के लिए अपॉइंट करो। जब आप री अपॉइंट करना चाहते हो तो 5th ईयर जो उसका चल रहा होता है उससे पहले पहले आप उसको री अपॉइंट नहीं कर सकते हो। सेक्शन नंबर 196 सब्सक्रिप्शन नंबर 3 क्या बात करता है कि कोई भी कंपनी अपॉइंट या रीअपॉइंट नहीं करेगी या कंटिन्यू नहीं करेगी किसी भी बंदे का अपॉइंटमेंट एज एमडी, डब्ल्यूटीडी या मैनेजर एज अ मैनेजर पर्सन आप अपॉइंट या रीअपॉइंट नहीं करोगे किसी बंदे को। किसको किसको नहीं करोगे? 4 बंदों के लिए यहाँ पे बोला गया। पहला, अगर 21 साल से कम का था तो उसको अपॉइंट नहीं करोगे। अगर 70 साल की या उससे ऊपर का हो गया है तो आप उसको रीअपॉइंट नहीं करना चाहते हो एज अ एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर, या अपॉइंट भी नहीं करना चाहते हो एज अ डब्ल्यूटीडी, एमडी और मैनेजर। अच्छा, 70 साल का बंदा है, कंपनी चाहती है कि वो अपॉइंट कर दे, तो कंपनी क्या करेगी? एसआर पोर्ट करेगी। एसआर के लिए स्पेशल जो नोटिस दिया जाता है, नोटिस दिया जाएगा। नोटिस में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बताया जाएगा कि भैया हम इस बंदे को अगर अपॉइंट करना चाहते हैं तो क्यों अपॉइंट करते हैं। अगर एसआर पास हो गया तो ठीक है, एसआर पास नहीं हुआ है तो आप देखो कि वोट्स इन फेवर जो थे, क्या वो वोट्स अगेंस्ट से ज़्यादा थे? अगर वोट्स इन फेवर यानी वोट्स इन मोशन, अगर वोट्स अगेंस्ट से ज़्यादा थे तो कोई दिक्कत नहीं। अगर वोट्स इन मोशन, वोट्स अगेंस्ट से ज़्यादा थे और तो बोर्ड बीओडी क्या कर सकते हैं? बीओडी सीजी से एक अप्रूवल ले सकता है और सीजी भी सेटिस्फाइड है कि हाँ इस बंदे के अपॉइंटमेंट से क्या होगा, फ़ायदा होने वाला है। तो हम क्या करेंगे? उस बंदे को हम एमडी, डब्ल्यूटीडी मैनेजर बना सकते हैं। उसके बाद निकल के आता है कि अगर वो बंदा अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट था या फिर एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट था, जैसे कि 164, 167 के अंदर पड़ा हुआ है, तो बंदा आपका एमडी, डब्ल्यूटीडी मैनेजर नहीं बन सकता है। उसके बाद कभी भी उसने अपने पेमेंट क्रेडिटर्स के साथ पेमेंट को सस्पेंड किया था या फिर कंपोजिशन किया था उनके साथ, 164, 167 वगैरह में कहीं पर भी ये कंडीशन नहीं आती, यहाँ पर पहली बार निकल के आती है। फिर आता है कि अगर उसको कोर्ट ने कन्विक्ट किया था किसी भी ऑफेंस के लिए फॉर 6 मंथ्स, फॉर मोर देन 6 मंथ्स, ठीक है। अगर आप 164 या 167 को याद करोगे तो वहाँ पर लिखा था इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिड ऑफ अदरवाइज और नॉट लेस देन 6 मंथ। यहाँ पे 6 महीने उससे पहले ऊपर की सज़ा लिखी हुई है, ठीक है, ठीक है। देन कम्स 196 सबसेक्शन नंबर 4 जो कि बात करता है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 197 एंड शेड्यूल 5, यानी कि सब 197 को ध्यान में रखना। 197 जो आपकी मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की बात करेगा और शेड्यूल 5 जो आपकी रेम्यूनरेशन की भी बात करता है, कुछ कंडीशन भी रखता है पार्ट 1 के अंदर। तो वो कहता है कि इन दोनों को ध्यान में रखते हुए एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर को हम अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है, और उसका रेम्यूनरेशन तय कर सकते हैं। लेकिन इसको क्या क्या किया जाएगा? सबसे पहले बीओडी इसको अप्रूव करेगा। बीओडी के अप्रूवल के बाद नेक्स्ट जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पुट किया जाएगा, मेंबर्स इसको वार के थ्रू पुट करेंगे। और मान लीजिए कि अगर 197 तो नहीं, अगर क्योंकि 197 के अंदर रेम्यूनरेशन की बात होती है, कोई बात नहीं, इन्होंने कहा है कि अगर पार्ट 1 ऑफ द शेड्यूल, पार्ट 1 ऑफ द शेड्यूल यानी कि किसी बंदे को अपॉइंट ही नहीं कर सकते आप एमडी, डब्ल्यूटीडी मैनेजर, वो पार्ट 1 में लिखा हुआ है। अगर आप पार्ट 1 ऑफ द शेड्यूल को नहीं सुनते हो, उसके बाद भी आप किसी बंदे को अगर अपॉइंट करना चाहते हो एज एमडी, डब्ल्यूटीडी मैनेजर, तो आप सीजी से भी परमिशन लेके आओगे। फर्स्ट प्रोवाइजो क्या कहता है इसका? फर्स्ट प्रोवाइजो टू 180 सेक्शन 4 कहता है कि नोटिस जो भी आप बोर्ड की मीटिंग या जनरल मीटिंग बुलाना चाहते हो इस बंदे के लिए, उस नोटिस में आप लिख देना कि इसका टर्म्स क्या होंगे, अपॉइंटमेंट के कंडीशंस क्या होंगे, अपॉइंटमेंट की रेम्यूनरेशन कितना पे करोगे या फिर इसका इंटरेस्ट क्या है, वो सारी चीज़ें बताओगे। इसके बाद अपॉइंटमेंट के अंदर 60 दिन के अंदर रजिस्ट्रार के पास सबमिट कर देना। और 196 सेक्शन नंबर 5 कहता है कि अगर मान लीजिए कि वो बंदा जनरल मीटिंग में अपॉइंट नहीं हो पाया तो उसने अपॉइंट होने से पहले पहले जो भी चीज़ करी थी उसको इनवैलिड माना जाएगा। बिल्कुल नहीं, सारी की सारी चीज़ें जो भी उसने करी थी, सारे के सारे टर्म्स जो उसने करे थे उनको वैलिड ही माना जाएगा। नाउ कम शेड्यूल नंबर 5 की जब हम बात करते हैं, शेड्यूल नंबर 5 के पार्ट 1 की जो इसमें कंडीशन है, पार्ट 1 क्या कहता है? पार्ट 1 कहता है कि कंडीशंस विच आर टू बी फुलफिल्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर विदाउट द अप्रूवल ऑफ सीजी। अच्छा, सीजी से अप्रूवल नहीं लेना अगर आपने इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया तो। पहला क्या है? ही हैड नॉट बीन सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर एनी पीरियड, यानी कि एक दिन का भी इम्प्रिजनमेंट उसका ना हुआ हो, और फाइन एक्सीडिंग 1000 रुपये, यानी कि 1000 रुपये तक का फाइन चल जाएगा। 1000 रुपये से ऊपर का अगर उसको फाइन लगाया गया है या फिर उसको इम्प्रिजनमेंट किया गया इन 19 एक्ट्स के अंदर, तो फिर उस बंदे को हम क्या करेंगे? वो बंदा हमारा क्या नहीं बन सकता? एमडी, डब्ल्यूटीडी और मैनेजर नहीं बन सकता है। क्या क्या है ये एक्ट? कौन कौन से हैं? इंडियन स्टैम्प एक्ट है, सेंट्रल एक्साइज एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट है, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है, कंपनीज एक्ट है, SCRA है, वेल्थ एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है, कस्टम्स एक्ट है, कॉम्पिटिशन एक्ट है, फेमा है, सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज स्पेशल प्रोविजंस एक्ट है, सेबी एक्ट है, फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट है, PMLA है, IBC है, GST है और फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट है।
ओके इसके बाद सेकंड इसमें जो बोला गया कंडीशन वो बोला गया कि उसको डिटेन ना किया गया। किसके अंदर डिटेन ना किया गया? कोफीपोसा के अंदर डिटेन ना किया गया। कोफीपोसा मतलब कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट 1974 के अंदर उसको डिटेन ना किया गया हो, एक दिन के लिए भी उसको डिटेन ना किया गया हो, सिर्फ और सिर्फ पूछताछ के लिए भी उसको ना रोका गया हो। अगर रोका गया है तो आप क्या करोगे? आप सीजी को एक अप्रूवल के लिए आप मतलब बोलोगे, और अगर सीजी उसको अप्रूव कर देती है कोफीपोसा के अंदर, अगर उसको डिटेन किया गया था या फिर उसको इम्प्रिजनमेंट किया गया था या फिर फाइन 1000 रुपये से ऊपर का लगा था, तो आप सीजी को बोलोगे। सीजी से अगर अप्रूवल आ जाती है, ठीक है, पैरा ए और पैरा बी के रिस्पेक्ट में, तो चल जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एक बार अपॉइंटमेंट के लिए एक बार अपॉइंट करना था, हमने सीजी से अप्रूवल लिया आ गई, तो दोबारा रीअपॉइंटमेंट के लिए भी क्या हमें मांगना पड़ेगा? नहीं, रीअपॉइंटमेंट के लिए परमिशन नहीं चाहिए दोबारा। अगर वो एक बार अपॉइंट होने के बाद सीजी परमिशन लेने के बाद उसने डिटेन नहीं किया गया या फिर पैरा ए के अंदर जो 19 एक्ट लिखे हैं उसमें उसको इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन नहीं लगाया गया, तो उसके बाद तीसरा पैरा क्या कहता है? तीसरा पैरा कहता है कि उसने 21 साल की एज कम से कम कंप्लीट कर ली हो, 70 साल की एज कंप्लीट ना करी हो। 70 साल या उससे ऊपर की एज का अगर बंदा हो गया था तो उस बंदे को सीजी से परमिशन लेनी पड़ती है। एसआर पास करवा लो, एसआर नहीं पास करवाया तो फिर सीजी से परमिशन लो, अगर वोट्स इन फेवर ग्रेटर देन वोट्स अगेंस्ट। उसके बाद पैरा ई कहता है कि वो रेजिडेंट था इंडिया का। रेजिडेंट इंडिया का कब माना जाता है? कि अगर वो बंदा पिछले 12 महीनों में लगातार इंडिया में रिजाइड कर रहा था। अगर मान लीजिए कोई बंदा बाहर से इंडिया में आया है, तो अगर वो एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया में आया था या फिर बिजनेस वोकेशन के लिए इंडिया में आया था, तो हम मान लेंगे कि ठीक है वो एक तरीके से इंडिया में रिजाइड करता था। हालांकि जब बाहर से इंडिया में आता है तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा उसको इशू करवाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या इंडस्ट्री, मतलब वहाँ के डिपार्टमेंट कंसर्न से। मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर 187, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन नंबर 187 का सबसेक्शन नंबर 1 क्या कहता है? कि टोटल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जो एक पब्लिक कंपनी पे करेगी। अच्छा, इससे पहले जो हमने पढ़ा था 196, क्या यहाँ पे पब्लिक कंपनी का लिखा है? यहाँ पे नो कंपनी वर्ड्स का इस्तेमाल था। अब 187 में लिखा हुआ है कि टोटल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जो एक पब्लिक कंपनी पे करती है अपने डायरेक्टर्स को, सारे के सारे डायरेक्टर्स को जो एक पब्लिक कंपनी रेम्यूनरेशन पे करती है, इंक्लूडिंग द एमडी एंड डब्ल्यूटीडी एंड मैनेजर, तो जो पे करेगी वो एक फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड नहीं करेगी 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट कंपनी फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, उसी साल की फाइनेंशियल ईयर, तो क्या हम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन को माइनस कैसे करेंगे? तो इन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है कि जो नेट प्रॉफिट है वो आपके 198 के हिसाब से निकाले जाते हो। 198 जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि 198 में तो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन को मना करते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने प्रोवाइजो में लिख दिया, फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन नंबर 197, नहीं इसी में 197 सबसेक्शन 1 में ही लिख दिया है कि एक्सेप्ट दैट रेम्यूनरेशन ऑफ द डायरेक्टर शैल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट्स। ठीक है, अब 197 सबसेक्शन 1 का पहला प्रोवाइजो क्या कहता है? पहला प्रोवाइजो कहता है कि जो आप पे करने वाले थे 197 सबसेक्शन 1 में आपने पढ़ा कि 11% ही आप पे कर सकते हो मैक्सिमम, जो आप सारे के सारे डायरेक्टर्स को रेम्यूनरेशन पे करोगे। अच्छा, हमें 11% से ऊपर पे करना है, 11% से ऊपर पे करना है, तो आप क्या करोगे? ओआर पास करवा लो कंपनी के अंदर। अच्छा, सेकंड प्रोवाइजो क्या कहता है इसका? कि मान लो आपको अगर 11% तक क्या उससे ऊपर पे करना है तो ओआर पास कर रहा होगा, लेकिन हम किसी एक मैनेजर को या किसी एक एमडी को या किसी एक डब्ल्यूटीडी को 5% से ऊपर पे करना चाहते हैं, और अगर मान लो मेरी कंपनी में 2 एमडी हैं या फिर एक मैनेजर है और 2 मैनेजर हैं या फिर एक एमडी एक डब्ल्यूटीडी, यानी कि कैसे भी करके 2 बंदे आ जाते हैं जो मैनेजरियल पर्सन है हमारी कंपनी के अंदर, और हम उनको 10% से ज़्यादा पे करना चाहते हैं तो एसआर पास करवाना पड़ेगा। दूसरा, अगर हमारी कंपनी में एमडी था उसके बाद भी हम जो बाकी डायरेक्टर है उसको हम 3% पे 1% से ज़्यादा पे करना चाहते हैं तो भी हमें क्या पास करवाना पड़ेगा? एसआर पास करवाना पड़ेगा। अगर कंपनी में आपके एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर नहीं है तो डायरेक्टर्स को आप 3% ऑफ द नेट प्रॉफिट तक पे कर सकते हो। तो अगर हम 187 सबसेक्शन 1 को देखें तो वो इतना कहता है कि भैया कोई भी पब्लिक कंपनी होगी तो वो अपने सारे के सारे डायरेक्टर्स को 11% तक पे करेगी। ठीक है, 11% ऑफ नेट प्रॉफिट के अंदर पे करेगी। एक सिंगल मैनेजर को या एमडी को या डब्ल्यूटीडी को 5% ही पे किया जाएगा। 2 एमडी या फिर 2 मतलब मिला के अगर मैनेजरियल पर्सन है तो उनको 10% पे किया जाएगा। उसके ऊपर पे करना है, यानी कि 5% के ऊपर पे करना है, 10% के ऊपर पे करना है, तो एसआर पास करवाओ। फिर निकल के आता है कि डायरेक्टर, अगर कंपनी में एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर था तो डायरेक्टर को 1% ऑफ नेट प्रॉफिट ही पे कर सकते हो। अगर एमडी डब्ल्यूटीडी मैनेजर तीनों ही नहीं थे तो कंपनी के डायरेक्टर्स को आप 3% तक पे कर सकते हो। अगर आपको इससे ऊपर पे करना है तो एसआर पास करवाओ। अगर हमें 11% से ऊपर की लिमिट को एक्सीड करना है तो ओआर पास करवाओगे। ठीक है, सेक्शन नंबर 187 सेक्शन 1 का तीसरा प्रोवाइजो क्या कहता है? कि अगर किसी कंपनी ने डिफ़ॉल्ट कर दिया था, किसके पेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर दिया था? बैंक के पेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर दिया है, पीएफआई के पेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर दिया है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होल्डर्स के पेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर दिया है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के पेमेंट में डिफ़ॉल्ट किया है, तो प्रायर अप्रूवल इनका लेना ज़रूरी है बिफोर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल इन जनरल मीटिंग। यानी कि ओआर या एसआर कुछ भी पास करवाना हो, 5% वाला, 10% वाला, 1% वाला, 3% वाले केस में ओआर, 11% वाले के केस में उसके केस में एसआर और 11% वाले केस में ओआर आपको पास कराना है। लेकिन अगर आपने उससे पहले क्या टेक्निकल किया है कि अगर आपने
बैंक का या PFI का या फिर डिवेंचर होल्डर जो कन्वर्टेबल थे, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर होल्डर्स का या फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का आपने पेमेंट नहीं किया था डिफ़ॉल्ट है उसमें, तो पहले आप क्या करोगे, उनसे परमिशन लेके आओगे। यही चीज़ जो हम एक थी वो हमने लोन वगैरह के चैप्टर में भी पढ़ी थी, यानी कि लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो, उसके बाद आपने डिफ़ॉल्ट वगैरह कर रखा है तो परमिशन लेके आओगे। इसके बाद सेक्शन नंबर 197 सेक्शन नंबर 2 क्या बात करता है कि आपका जो ऊपर के परसेंटेज थे, यानी कि जो हम 11% की, 5% की, 10% की, 1%, 3% की बात कर रहे थे, वो एक्सक्लूसिव ऑफ एनी फीस विच इज़ पेड टू द डायरेक्टर्स अंडर सबसेक्शन नंबर 5 होंगे। 197(5) पे जाते हैं तो वो क्या बात करता है, वो बात करता है कि अगर डायरेक्टर रेमुनरेशन रिसीव करता है बाय वे ऑफ फीस फॉर अटेंडिंग मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड और कमेटी देयर ऑफ, यानी कि कमेटी मतलब ऑडिट कमेटी या फिर NRC SRC का पार्ट हो और आप मीटिंग्स अटेंड करते हो या फिर बोर्ड की मीटिंग्स अटेंड करते हो, उसके लिए आपको कोई रेमुनरेशन बाय वे ऑफ फीस यानी कि सीटिंग फीस पे की जाती है, फिर कोई भी पर्पज़ के लिए पैसा किया जाता है, तो वो आपका उस पर्टिकुलर रेमुनरेशन की 11%, 5%, 10%, 1%, 3% की लिमिट में काउंट नहीं किया जाएगा। अच्छा, इसका प्रोवाइजो क्या कहते हैं, तो प्रोवाइजो कहता है कि रूल 4 के हिसाब से जो मैक्सिमम अमाउंट है, यानी कि वो है 1 लाख पर मीटिंग से ऊपर का पैसा आपको नहीं पे किया जाएगा, 1 लाख मैक्सिमम अमाउंट जो पे किया जाएगा। और उसमें स्पेसिफाइड है कि जो आपका वुमेन डायरेक्टर होगा और जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे उनको भी वही रेमुनरेशन पे किया जाएगा जो बाकियों को पे किया जाता है। देन कम सेक्शन नंबर 187 सबसेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 187 सबसेक्शन नंबर 3 क्या बात करता है, ये बात करता है कि सबसेक्शन नंबर 1 या सबसेक्शन नंबर 2 में 197 1 में या 2 में जो भी लिखा था 11%, 10%, 1% वाली बात या सीटिंग फीस वाली बात, सब कुछ भूल जाना। अगर कंपनी के केस में नो प्रॉफिट या इनएडिक्वेट प्रॉफिट हैं तो शेड्यूल 5 की बात सुनना। शेड्यूल 5 में क्या है, शेड्यूल 5 के पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा कि नो प्रॉफिट या इनएडिक्वेट प्रॉफिट के केस में कंपनी को करना क्या होता है। तो इन्होंने लिखा है कि कंपनी डायरेक्टर्स को, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर या किसी भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को बाय वे ऑफ रेमुनरेशन एक भी पैसा नहीं पे करेगी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू शेड्यूल नंबर 5। अच्छा, शेड्यूल नंबर 5 के किस में आता है, शेड्यूल नंबर 5 के पार्ट 2 में होगे तो पार्ट 2 में आपके पास निकल के आता है सेक्शन नंबर 2 जिसमें लिखा है कि रेमुनरेशन पेबल बाय कंपनीज हैविंग नो प्रॉफिट और इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स। वहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हो, सबसे पहले लिखा हुआ है कि अगर इफेक्टिव कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है। तो मतलब इफेक्टिव कैपिटल का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव कैपिटल का मतलब होता है कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल एक्सक्लूडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी और एडवांस अगेंस्ट शेयर, यानी कि शेयर एप्लीकेशन मनी जो पेंडिंग अलॉटमेंट वगैरह वाला होता है ना, उसको एक्सक्लूड करना है। पेड अप शेयर कैपिटल को लेनी है, ठीक है। उसके बाद शेयर प्रीमियम में कोई पैसा डला है उसको ले लेना है, रिजर्व एंड सरप्लस को लेना है लेकिन रीवैल्यूएशन रिजर्व को नहीं लेना है, लॉन्ग टर्म लोन को लेना है, डिपॉजिट्स विच आर पेबल आफ्टर 1 ईयर उनको लेना है, वर्किंग कैपिटल के लोन को, ओवरड्राफ्ट को या इंटरेस्ट जो आपको छोटा छोटा अमाउंट होता है, बैंक गारंटी वगैरह होती है शॉर्ट टर्म वाली, उन सबको नहीं लेना है। इसमें से क्या हटा दोगे, अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी थी, इन्वेस्टमेंट कंपनी के केस में इन्वेस्टमेंट नहीं हटाएंगे, बाकी सारी कंपनीज़ के केस में, नॉर्मल कंपनीज़ के केस में जो भी उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो हटा देंगे, ठीक है। और बाकी आपने कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉसेज या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस तो उनको हटा देंगे, तो आपकी इफेक्टिव कैपिटल निकल के आ जाएगी। तो इफेक्टिव कैपिटल इज नथिंग बट पेड अप शेयर कैपिटल प्लस एक तरीके से फ्री रिजर्व्स, यानी कि रिवैल्यूएशन रिजर्व को हटा दो, बाकी सारा रिजर्व सरप्लस ले लो, जो लोन्स या डिपॉजिट ग्रेटर देन 1 ईयर के होते हैं उन सारे को ले लोगे आप, और उसमें से एक्यूमुलेटेड लॉसेज और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह हटा दोगे। अब मान लो आपकी इफेक्टिव कैपिटल नेगेटिव या 5 करोड़ तक निकल के आती है, 5 करोड़ या 5 करोड़ से नीचे निकल के आती है, तो आप कितना रेम्यूनरेशन पे करोगे। मैनेजरियल पर्सन के केस में, यानी कि MD, WTD और मैनेजर के केस में आप 60 लाख तक पे कर सकते हो, बाकी डायरेक्टर्स को आप 12 लाख पे कर सकते हो। 60 डिवाइड बाई 5 इज 12। फिर अगर आपकी इफेक्टिव कैपिटल 5 करोड़ से लेके 100 करोड़ तक है, 5 करोड़ से रुपीज़ 5 करोड़ मतलब 5 करोड़ से लेके 100 करोड़ तक, लेस देन 100 करोड़, 5 करोड़ से लेके 100 करोड़ से नीचे तक है। पहले वाला केस हो गया मतलब कि लेस देन 5 करोड़ है तो 60 लाख रुपए और 12 लाख रुपए। दूसरा केस निकल गया था कि 5 करोड़ से लेके 100 करोड़ से कम है तो आप 84 लाख रुपए और 17 लाख रुपए। तीसरा निकल के आता है कि 100 करोड़ से ऊपर है लेकिन 250 करोड़ से नीचे है तो 120 लाख रुपए और 24 लाख रुपए। और चौथा निकल के आता है कि आपके 250 करोड़ से ऊपर है, ठीक है, और या 250 करोड़ है तो आप 120 लाख रुपए प्लस 0.01 ऑफ द इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़ रुपए, या 24 लाख रुपए प्लस 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 250 करोड़ रुपए। अच्छा, तो हम मैनेजरियल लिमिट, अगर मैनेजरियल पर्सन की सिर्फ बात करेंगे तो उनकी लिमिट क्या निकल के आएंगी, 60 लाख, 84 लाख, 120 लाख और 120 लाख प्लस 0.01%, यानी कि 60 लाख, 84 लाख, 120 लाख और 120 लाख प्लस 0.01% ऑफ द इफेक्टिव कैपिटल एक्सीडिंग 250 करोड़। और इफेक्टिव कैपिटल की लिमिट क्या थी, 5 करोड़ से नीचे, 5 करोड़ से लेके 100 करोड़, 100 करोड़ से लेके 250 करोड़ और 250 करोड़ से या उससे ऊपर, ठीक है। अच्छा, अगर आप इन लिमिट से जो ऊपर लिखी थी, इन लिमिट्स के ऊपर पे करना चाहते हो तो आपको SR पास करवाना पड़ेगा। अच्छा, इन लिमिट्स तक पे करवाना चाहते हैं तो आपके पास 4 कंडीशन निकल के आती है। पहली निकल के आती है कि बोर्ड से रेजोल्यूशन पास करवाओ, या एंड अगर कंपनी में 178 वाली NRC है, यानी कि अगर आपकी पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, फिर पब्लिक कंपनी विच इज हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर, टर्नओवर ऑफ 100 करोड़ और मोर, और आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स, डेट वगैरह आपके 50 करोड़ से ऊपर है, तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, तो आपको वहाँ से रेजोल्यूशन पुट करवाना पड़ेगा, रेजोल्यूशन पुट करवाना पड़ेगा।
पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड निकल के आता है कि कंपनी ने डिफ़ॉल्ट ना किया हो, किसका डिफ़ॉल्ट ना किया हो, बैंक का, PFI का, नॉन कंट्रोल डिबेंचर होल्डर्स का सिक्योरिटी क्रेडिट डिफ़ॉल्ट ना किया हो। अगर डिफ़ॉल्ट किया है तो इन सबका प्रायर अप्रूवल आप पैसे लेके आओगे, कंपनी उसको ऑप्टेन करेगी बिफोर ऑप्टेनिंग द अप्रूवल इन जनरल मीटिंग। तीसरा क्या है आपका, OR पास होगा। अगर लिमिट तक पे करना है तो OR पास करो, लिमिट के ऊपर पे करना है तो SR पास करवाओगे। जो आप OR या SR पास करवाओगे वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। चौथा क्या है, जो स्टेटमेंट आप देते हो किसके लिए, जनरल मीटिंग के नोटिस के लिए, जो नोटिस देते हो ना, नोटिस के लिए आप एक स्टेटमेंट दोगे जिसमें आप बताओगे कि जिस बंदे को हम पे कर रहे हैं, डायरेक्टर्स के बारे में बताओगे कि मतलब एक तो आप जनरल इन्फॉर्मेशन में नेचर ऑफ इंडस्ट्री या एक्सपेक्टेड डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन वगैरह बता दोगे। फिर बैकग्राउंड बताओगे, डायरेक्टर का पास रेम्युनरेशन कितनी मिल रही थी, आगे मत देंगे, सारी की सारी आप डिटेल्स को डिस्क्लोज कर दोगे। इसके बाद आपके पास निकल के आता है कि कुछ एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस क्या होता है, सेक्शन नंबर 3 में बता रखे हैं कि आपको ना, जो सेक्शन नंबर 2 में हमने लिखा था कि OR पास करवाना या SR पास करवाना या 60 लाख, 84 लाख, 120 लाख प्लस 0.01% इन द केस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल बीइंग 5 करोड़ से नीचे 5 करोड़ से लेकर 100 करोड़ से नीचे 100 करोड़ से लेकर 250 करोड़ से नीचे 250 करोड़ से ऊपर वाली इफेक्टिव कैपिटल केस में आपको वो करना है। वो सब नहीं करना है, सेक्शन 2 को ओवरराइड कर जाएगा सेक्शन नंबर 3। लेकिन सेक्शन नंबर 3 में 3 केसेस हैं। 3 केसेस क्या है कि रेम्यूनरेशन जो पे कर रहे हो आप मतलब मैनेजरियल पर्सन को या अदर डायरेक्टर को, वो आप पे कर रहे हो इन अकॉर्डेंस विद BIFR, यानी कि बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया या एनी NCLT के हिसाब से आप पे कर रहे हो, तो फिर आपको OR SR वगैरह की कोई कंडीशन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब उनमें जो भी सेक्शन चारों कंडीशन देखी थी वो अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर आपकी कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है और अभी 7 साल नहीं हुए इनकॉर्पोरेशन के, तो आपकी कंपनी सिक कंपनी थी लेकिन रिवाइवल या रिहेबिलिटेशन के लिए आपने BIFR में यानी कि बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन में अप्लाई किया था और 7 साल ही हुए, 7 साल नहीं हुए पूरे अभी तक रिकंस्ट्रक्शन के, मतलब स्कीम ऑफ रिवाइवल के। और तीसरा है, अगर NCLT ने ऐसा अगर बोला हुआ था या फिर मतलब NCLT ने बोला था IBC के अंदर अगर ऐसा बोला था और 5 साल के लिए बोला हुआ था, तो 2 चीज़ें मेरे पास निकल के आ गई, ठीक है। तीसरी क्या निकल के आती है कि अगर आपकी कंपनी है लेकिन आपका जो रेम्यूनरेशन पे हो रहा है वो एक दूसरी कंपनी पे कर रही है, जो या फिर तो फॉरेन कंपनी है या फिर जो दूसरी कंपनी पे कर रही है, उसने अपने शेयर होल्डर से अप्रूवल ले लिया और वो अपनी बुक्स में उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करती है 197 के हिसाब से दिखाती है, तो ठीक है। ये सारी की सारी अगर आपका सेटिस्फाइड है तो आपको क्या करना है, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, अब इसमें लिखा हुआ है कि क्या करना, सेक्शन नंबर 2 में जो कंडीशंस थी ना वो सारी की सारी कंप्लाई करना। मतलब सेक्शन 2 की जो चारों की चारों कंडीशंस थी उनको कंप्लाई करना, यानी कि रेजोल्यूशन आप बोर्ड से पास करवाओगे, NRC वाला पास करवाओगे अगर NRC एप्लीकेबल है टू, और PFI और ड्यूज़ वगैरह वाली बात को ध्यान में रखोगे, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन वाली बात को ध्यान में रखोगे, जनरल मीटिंग वाली बात को ध्यान में रखोगे, और साथ में 2 और चीज़ों को ध्यान में रखोगे। वो क्या है कि आपका जो ऑडिटर है या कंपनी सेक्रेटरी है कंपनी का, अगर कंपनी में सेक्रेटरी नहीं है तो सेक्रेटरी इन होल टाइम प्रैक्टिस है, वो सर्टिफाई करेगा कि सारे के सारे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और टर्म लेंडर्स ने राइटिंग में स्टेट किया है कि उनको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है मैनेजरियल पर्सन के अपॉइंटमेंट से या फिर उसके क्वांटम ऑफ रेम्यूनरेशन से, और ये चीज़ फाइल भी की जाएगी ROC के पास। उसके बाद लिखा है, दूसरी कंडीशन इसमें निकल के आती है कि जो ऑडिटर या कंपनी सेक्रेटरी है, ठीक है, या फिर सेक्रेटरी होल टाइम प्रैक्टिस है, वो ये स्टेट कर देगा कि भाई कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं था क्रेडिटर के लिए और ऑल ड्यूज़ आर बीइंग सेटल्ड ऑन टाइम, ठीक। ये हमारे पास निकल के आता है। फिर सेक्शन नंबर 4 इस शेड्यूल का निकल के आता है जो कि स्पेसिफाई करता है कि मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के अंदर आप किस चीज़ को और काउंट नहीं करते हो। तो इन्होंने बोला है कि जो भी कंट्रीब्यूशन PF के लिए किया जाता है, सुपर एनुएशन फंड के लिए किया जाता है, एन्युटी के लिए किया जाता है, उसको काउंट नहीं करते हो। ग्रेचुटी 15 दिन तक की ग्रेचुटी जो होती है वो काउंट नहीं की जाती है। एनकैशमेंट ऑफ लीव का जो पैसा होता है वो काउंट नहीं किया जाता है। अगर आपका जो बंदा था वो एक्सपैट्रिएट मैनेजरियल पर्सन था तो उसके केस में आप CEA यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 12,000 रुपये तक का काउंट नहीं करते हो। हॉलीडे पैसेज वगैरह काउंट नहीं करते हो। LTC काउंट नहीं करते हो, ठीक है। ये आपके यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर 1-2 और चीज़ें निकल के आती हैं अलग अलग। वो क्या है कि अगर आप 2 कंपनी में साइमल्टेनियसली मैनेजरियल पर्सन हो तो लिमिट हम किसकी मानेंगे। तो इन्होंने कहा कि मैक्सिमम जो हायर वाले लिमिट है ना वो देख लेना और दोनों कंपनी का मिला के देख लेना कि वो हायर लिमिट से एक्सीड तो नहीं कर रहा है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे निकल के आ जाता है इन द केस ऑफ शेड्यूल 5 जो हमने 197 में शेड्यूल 5 वाली चीज़ देखी थी उसके अंदर ये निकल के आ जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास निकल के आता है 197 सबसेक्शन नंबर 4। ये क्या कहता है कि रेम्यूनरेशन जो पे करती है कंपनी अपने आप जो डायरेक्टर्स को पे करेगी, मैनेजर को पे करेगी। डायरेक्टर्स के अंदर आपका MD/WTD आई जाता है, मैनेजर को जो पे करती है वो डिटरमिन किया जाएगा इस एक्ट के हिसाब से, ठीक है। एक तो डिटरमिन किया इस एक्ट के हिसाब से मतलब इस प्रोविजंस को ध्यान में रखना, यानी कि शेड्यूल 5 के पार्ट अगर इनएडिक्वेट है या फिर कम पड़ रहा है या फिर जैसा भी है वो आप
एक्ट को ध्यान में रखोगे और शेड्यूल को ध्यान में रख लेना, या फिर जो आपकी 11%, 5%, 10%, 1%, 3% वाली बात थी उसको ध्यान में रख लेना। और साथ में बोला है कि इसको हम डिटरमिन कैसे करेंगे, आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी से कर सकते हैं या फिर रेजोल्यूशन से कर सकते हैं। रेजोल्यूशन OR है, और अगर आर्टिकल्स में लिखा है तो SR से करना है तो SR से करोगे आप। और रेम्यूनरेशन जो पे किया जाता है वो इंक्लूसिव ऑफ एनी रेम्यूनरेशन विच इज पेड इन एनी अदर कैपेसिटी वो माना जाएगा। यानी कि मान लो हमने कहा है कि हमने पे करना है 11% से नीचे पे करना है, बिल्कुल पे कर दो, आर्टिकल्स में स्पेसिफाई कर दो आपको कितने अमाउंट तक का पे करना है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका प्रोवाइजो क्या कहता है, इसका प्रोवाइजो कहता है आपने सेक्शन में तो बोल दिया 187 सेक्शन 4 में कि उसके अंदर कोई भी रेम्यूनरेशन विच इज पेड इन एनी अदर कैपेसिटी वो भी इंक्लूड होगी, लेकिन प्रोवाइजो कहता है कि अगर वो रेम्यूनरेशन जो आपको पे हो रही है वो प्रोफेशनल नेचर की है, अदर वाली रेम्यूनरेशन प्रोफेशनल नेचर की है, और वो इन द ओपिनियन ऑफ NRC, अगर कंपनी में NRC है तो, नहीं तो बोर्ड के ओपिनियन में डायरेक्टर जो है वो रिक्विजिट क्वालिफिकेशन रखता है उस रेम्यूनरेशन के लिए, उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। देन सिटिंग फीस की बात हो ही चुकी है। इसके बाद निकल के आता है 197 सबसेक्शन नंबर 6, जो कि कहता है कि जो आप रेम्यूनरेशन पे करने वाले हो वो मंथली पे कर सकते हो, या फिर स्पेसिफाइड परसेंटेज आप नेट प्रॉफिट का जो पे करना चाहते हो मंथली, क्वार्टरली जैसे पे करना है वैसे आप पे कर सकते हो। 197 सबसेक्शन नंबर 8 बात करता है कि नेट प्रॉफिट 198 के हिसाब से डिटरमिन होते हैं। 197 सेक्शन नंबर 9 बात करता है कि आपने जो प्रॉफिट पे किए थे, आपने जो भी रेम्यूनरेशन पे करी थी, मान लो उसको ज़्यादा पे होगी, हमने मंथली बोल दिया लेकिन मंथली क्या पता ज़्यादा निकल के आ गई, तो ये माना जाएगा कि उसने जो ज़्यादा पे कर दी ना उसको आपने वो या फिर 2 साल के अंदर अंदर रिटर्न करेगा, या लेसर पीरियड जो भी कंपनी कहती है उसके अंदर रिटर्न कर देगा। जब तक वो रिटर्न नहीं करता तब तक माना जाएगा कि उसने कंपनी के ट्रस्ट में वो पैसा लिया, यानी कि कंपनी ने उसको पैसा नहीं दिया है, मतलब दिया नहीं है बट कि कंपनी ने उसको रखने के लिए दिया है, वो पैसा वो वापस करेगा ही करेगा। 197 सबसेक्शन नंबर 10 कहता है कि अगर आप वेव ऑफ करना चाहते हो, यानी कि जो पैसा उसके पास ज़्यादा चला गया वो वेव ऑफ करना चाहते हो, आपको SR पास करवाना पड़ेगा 2 साल के अंदर अंदर, इट बिकम्स रिफंडेबल, उसके अंदर अंदर आपको SR पास करवाना पड़ेगा। ऐसे ही आपने उसमें भी पढ़ा था कि हमने BOD के पास पावर दे रखी थी, लेकिन उसमें चौथे वाले में बोल रखा था कि SR पास करवाना पड़ेगा। अगर आप BOD को कोई भी ड्यू देते हो और आप उसको टाइम भी बढ़ाना चाहते हो या वेव ऑफ करना चाहते हो तो SR पास करवाना पड़ेगा। इसके बाद प्रोवाइजर 187 सबसेक्शन नंबर 10 कहता है कि अगर कंपनी ने डिफॉल्टेड किया था, किसका डिफॉल्ट किया था, बैंक का या PFI का या NCD का डिफॉल्ट किया था या सिक्योर्ड क्रेडिटर का डिफॉल्ट किया था, तो वो पैसा SR पास करा के वेव ऑफ करने से पहले आप उनकी भी परमिशन लोगे ही लोगे। 197 सबसेक्शन नंबर 11 कहता है कि जहाँ पर भी शेड्यूल 5 एप्लीकेबल था नो प्रॉफिट इनएडिक्वेट प्रॉफिट के केस में, तो कोई भी प्रोविज़न इस एक्ट का है जो इंक्रीज़ करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर को, 60 लाख की लिमिट, 84 लाख की लिमिट, 120 लाख की लिमिट, 120 लाख प्लस 0.01% की लिमिट एक्सीड करना चाहता है, तो वो उस शेड्यूल के हिसाब से ही हो सकती है, बाकी किसी तरीके से एक्सीड नहीं हो सकती। भले आप मेमोरेंडम में लिख दो, आर्टिकल्स में लिख दो या OR जो भी आपको पास कराना है करा दो, उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। 197.15 कहता है कि जो भी डिफ़ॉल्ट करेगा 1 लाख की पेनल्टी लगेगी, कंपनी के ऊपर 5 लाख की पेनल्टी लगेगी। 197.16 कहता है कि ऑडिटर एक अपनी जो रिपोर्ट देता है, तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट जो 143 के अंदर देगा उसमें स्पेसिफाई करेगा, ये स्टेटमेंट देगा कि रेम्यूनरेशन जो कंपनी ने पे करी थी इस एक्ट के हिसाब से, इस एक्ट को फॉलो करते हुए ही रेम्यूनरेशन पे करी थी, और जहाँ पर भी एक्सेस रेम्यूनरेशन पे की गई है वहाँ CG के जो रूल्स हैं यानी कि शेड्यूल जो वगैरह है वो सबको ध्यान में रखा गया है। 197.17 कहता है कि कंपनी अगर इस एक्ट के आने से पहले कोई भी आपने एप्लीकेशन वगैरह CG को रखी थी वो सारी की सारी आप मतलब मान ली जाएंगे कि वो डिसकंटिन्यूड हैं, और आप 1 साल के अंदर दोबारा अप्रूवल के लिए अप्लाई कर देना। यहाँ पर जो CG का अप्रूवल है वो आपका कैसे जाएगा पता ही है। फिर निकल के आता है सेक्शन नंबर 198। सेक्शन नंबर 198 आपका कुछ भी नहीं है। सेक्शन नंबर 198 आपके एक तरीके से नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन की बात करता है कि आपका जो नेट प्रॉफिट है वो कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले एक पॉइंट है वो कहता है कि बाउंटी या सब्सिडीज़ जो होती हैं उसको हम क्या करेंगे, उसको हम इंक्लूड करेंगे ही करेंगे अनलेस गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर देती है कि इनको क्रेडिट में मत लेना। यानी कि अगर कभी भी कंपनी को सब्सिडी कहीं से मिलती है या इंसेंटिव कहीं से मिलता है तो उसको आप क्रेडिट में लोगे प्रॉफिट में जोड़ोगे। फिर हम जो भी प्रीमियम होता है अनलेस द कंपनी इज एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, जो प्रीमियम होता है या प्रॉफिट होता है ऑन द सेल ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, या प्रॉफिट होता है ऑन द सेल ऑफ अंडरटेकिंग, या प्रॉफिट होता है ऑन द सेल ऑफ वी कैन से इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसको आप इंक्लूड नहीं करते हो, उसको आप नहीं लेते हो नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन में, प्रॉफिट में नहीं लेते हो। हालांकि इसका प्रोवाइजो कहता है कि फिक्स एसेट्स आप जो भी बेचते हो तो फिक्स एसेट्स और उसकी WDV में जो डिफरेंस था या फिर ओरिजिनल कॉस्ट या WDV में डिफरेंस था उसमें जो लोअर वाला निकल के आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने बाई किया था 250 रुपये का और WDV 200 रुपये की, बेचा 210 का, तो आपके सेलिंग में और WDV में डिफरेंस निकल के आया 10 रुपये का, और सेल में और बाय में डिफरेंस निकल के आएगा 40 का, नहीं बाय में और WDV में डिफरेंस निकल के आएगा 50 का। तो आप 10 करोड़ रुपये को क्रेडिट साइड में ले सकते हो, यानी कि WDV के ऊपर जो भी आपने बेचा है बट नॉट इन एक्सेस ऑफ द बाय अमाउंट हम कह सकते हैं एक तरीके से, उतना आप ले सकते हो क्रेडिट साइड में। इसके बाद कोई भी रिवैल्यूएशन रिजर्व वगैरह से पैसा निकल के आता है उसको आप नहीं लोगे,
और फिर निकल के आता है कि सम्स हम कौन कौन से डिडक्ट करेंगे। जो भी वर्किंग चार्जेस आपके नॉर्मल होते हैं या डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन होती है वो आप डिडक्ट करते हो, बट 197 में स्पेसिफाइड, देखो 198 में तो कहता है कि डिडक्ट कर लो, लेकिन 197 में स्पेसिफाइड या लिखा हुआ है कि आप उसको डिडक्ट नहीं करोगे, तो डिडक्ट नहीं करना 197 में पर्टिकुलरली। बाकी बोनस, कमीशन, सैलरी, वेजेस जो भी आप होल टाइम या पार्ट टाइम पे करते हो या टैक्स जो आप पे करते हो, ठीक है, टैक्स और नोटिफाइड ऑन एक्सेस और एम नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो तो एक तरीके से ले सकते हो, और टैक्स ऑन स्पेशल सर्कमस्टांसेस या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, मॉर्टगेजेस, अनसिक्योर्ड लोन्स एंड एडवांसेस, एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर, चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन एज पर सेक्शन 181 नेट प्रॉफिट वाले जो बात होती है वो वाले आप ले सकते हो। डेप्रिसिएशन को ले सकते हो, प्रीवियस ईयर के लॉस जो सेट ऑफ नहीं किए थे वो ले सकते हो, कंपनसेशन ले सकते हो, डैमेजेस ले सकते हो, और इंश्योरेंस के लेबर लॉस के हिसाब से लाइबिलिटी वगैरह वो ले सकते हो, बैड डेट जो आपने राइट ऑफ किया वो ले सकते हो। किस किस को नहीं ले सकते हैं? इनकम टैक्स या सुपर टैक्स को नहीं ले सकते हैं। कंपनसेशन या डैमेजेस जो आपने वॉलंटरली पे किए वो नहीं ले सकते हैं। कंपनसेशन या डैमेजेस जो आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे किए वो आप ले सकते हो। लॉस जो आपका सेल ऑफ अंडरटेकिंग पे उसको आप नहीं ले सकते हो, लेकिन वही चीज़ निकल के आती है, आपका WDV था 200 रुपये, सेल आपने किया 170 पे, तो अगर आपने कॉस्ट आपकी मान लो है 150 रुपये, सेल 170 पे किया था, 30 रुपये का ले सकते हो। अब कॉस्ट आपकी 180 है तो आप 20 का ही ले सकते हो, ऐसे करके, ठीक है। और सेल जो भी डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन था असेट्स का उसको आप नहीं ले सकते। दैट इज़ 198 के हिसाब से आपका कैलकुलेट करने का तरीका कि नेट प्रॉफिट को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। देन कम सेक्शन नंबर 189 जो कि कहता है रिकवरी ऑफ रेम्यूनरेशन इन सर्टेन केसेस। रिकवरी ऑफ रेम्यूनरेशन इन सर्टेन केसेस मतलब कभी भी क्या हुआ, आपकी लाइबिलिटी निकल के आ जाती है। मतलब क्या होता है कि फ्रॉड की वजह से या नॉन कंप्लाइंस की वजह से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीस्टेट करना पड़ जाता है कि आपने सैको कंप्लाई नहीं किया था या फ्रॉड वगैरह किया, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपने रीस्टेट किया तो हमारा नेट प्रॉफिट दोबारा निकल गया। उस नेट प्रॉफिट जो निकल गया है उसके हिसाब से हमारा प्रॉफिट था 10 करोड़ का, उस टाइम आपने स्टेट किया था 100 करोड़, आपने पैसे ले लिए थे ज़्यादा। तो अगर आपका प्रॉफिट ही 10 करोड़ का निकल गया है, नेटवर्थ वगैरह रीस्टेट हो गई तो लिमिट्स वगैरह कम निकल के आए, MD WTD मैनेजर को या CEO वगैरह को ज़्यादा पैसा मिल गया था तो वो ज़्यादा पैसा कंपनी को वापस करेंगे, और ये मान लिया जाएगा कि वो पैसा उन्होंने कंपनी के ट्रस्ट में ही रखा था, वो उनको वापस करना ही पड़ेगा। सेक्शन नंबर 200 कहता है कि नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस चैप्टर अ कंपनी में वाइल अकॉर्डिंग इट्स अप्रूवल अंडर सेक्शन 196 टू एनी अपॉइंटमेंट और टू एनी रेम्यूनरेशन अंडर सेक्शन 187, जो रेम्यूनरेशन फिक्स वगैरह करना चाहती है कंपनी, वो रिगार्ड रखेगी 4 चीज़ों या 5 चीज़ों। क्या क्या रिगार्ड रखेगी? कंपनी की फिनेंशियल पोजीशन का रिगार्ड रखेगी, कंपनी से अगर किसी बंदे ने रेम्यूनरेशन कोई और कैपेसिटी में डिराइव कर रहा है उसका रिगार्ड रखेगी, कंपनी या किसी और कंपनी से रेम्यूनरेशन या कमीशन डिराइव कर रहा है उसका ध्यान रखेगी, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को ध्यान में रखा जाएगा, और बाकी रूल 6 को ध्यान में रखा जाएगा। रूल 6 में इसके रिगार्ड में उन्होंने क्या बोला है, आप किसका और रिगार्ड रखोगे, आप फिनेंशियल और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस जो पिछले 3 साल से की उनका ध्यान रखना, रेम्यूनरेशन और परफॉर्मेंस के बीच में क्या एक तरीके से वो लेन देन है या क्या उसके बीच में रिलेशनशिप है उसका ध्यान रखना, सिक्योरिटी जो डायरेक्टर ने हेल्ड करके रखी है उनका ध्यान रख लेना, रेम्यूनरेशन पॉलिसी जो डायरेक्टर के लिए वो डिफर करती है रेम्यूनरेशन पॉलिसी फॉर द एम्प्लॉइज़, और अगर ऐसा कुछ है तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन वगैरह आपके पास होना चाहिए, और प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ऑफ रेम्यूनरेशन विद इन द कंपनी, यानी कि आप जो डायरेक्टर को पे कर रहे हो और जो बाकियों को पे कर रहे हो उसके बीच में जो प्रोपोर्शन है वो ऐसा ना हो 20:1 का रेशियो वगैरह चल रहा हो, उस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। सेक्शन नंबर 201 कहता है कि CG को आप 186 के अंदर फॉर्म वगैरह का यूज़ करते हुए बता देना, जैसे कि वहाँ पे बोला गया 60 दिन के अंदर आप बता दोगे तो CG को बता देना। इसके बाद CG को 196 में एप्लीकेशन, यानी कि CG को 196 में एप्लीकेशन के लिए हमने क्या बोला था, जो आप कहते हो कि हम CG से अप्रूवल लेके चले आएंगे कि भाई आपने अप्रूव करा 17 साल का, तो हम CG से अप्रूवल लेके चले आएंगे। तो इन्होंने बोला है कि CG को एप्लीकेशन वगैरह देने से पहले आप जनरल नोटिस में मेंबर्स को जनरल नोटिस दे देना एक मेंबर्स को, और जो नोटिस दे रहे हो वो पब्लिश भी करा देना आप एक न्यूज़पेपर में, इंग्लिश न्यूज़पेपर में, एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में, और इस नोटिस की कॉपी और जो आपने पब्लिश करवाया उसकी कॉपी भी हमें दे देना ध्यान से, ठीक है। फिर निकल के आता है सेक्शन नंबर 202, वो क्या बात करता है, कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस ऑफ MD WTD ऑफ मैनेजर। स्पेशली बोला गया कि MD WTD और मैनेजर के लॉस ऑफ ऑफिस होता है तो उसके कंपनसेशन की बात कर रहा है कि कंपनी अगर चाहे तो पेमेंट कर सकती है। किसको पेमेंट कर सकती है? MD को, WTD और मैनेजर को पे कर सकती है, बट किसी और डायरेक्टर को पे नहीं किया जाएगा। क्या पैसा? कंपनसेशन का पैसा। किस चीज़ की कंपनसेशन? लॉस ऑफ ऑफिस के लिए या रिटायरमेंट के लिए, या फिर कहते हैं ना वॉलंटरीली रिटायरमेंट ले लो तो वॉलंटरीली रिटायरमेंट के लिए, या फिर इन कनेक्शन विद सच लॉस और रिटायरमेंट। इसका 202 सबसेक्शन नंबर 2 कहता है कि पेमेंट नहीं किया जाएगा अगर
ABCDEF में आप आ जाते हैं। तो ए में क्या बोला गया है कि डायरेक्टर अगर रिज़ाइन करता है ऑफिस से, वो रिज़ाइन इसलिए कर रहा था कि कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन या अमलगमेशन हो गया है, लेकिन हमने ऑफर किया था उसको कि आप MD WTD मैनेजर ही बने रहना ना रिकंस्ट्रक्टेड कंपनी में भी, और आपने वो चीज़ नहीं चूज़ करी इसलिए रिज़ाइन कर रहे, तो कोई कंपनसेशन भी नहीं होगा। उसके बाद डायरेक्टर रिज़ाइन कर रहा है अपनी खुद की मर्जी से, ठीक है, तो फिर हम उसको नहीं पे करने वाले। डायरेक्टर वेकेट कर रहा है कंपनी को 167 सबसेक्शन नंबर 1 के हिसाब से उसको वेकेट करना पड़ रहा है, तो फिर हम उसको कुछ भी नहीं पे करने वाले। कंपनी जो वाउंड अप हो रही है, और वाउंड अप क्यों हो रही है, ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल या डायरेक्टर था, जिसके लिए कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि नेग्लिजेंस और डिफॉल्ट डायरेक्टर था, तो हम कोई कंपनसेशन नहीं देने वाले। उसके बाद डायरेक्टर जो है वो गिल्टी ऑफ फ्रॉड है, गिल्टी ऑफ ट्रस्ट है, ग्रॉस नेग्लिजेंस या ग्रॉस मिसमैनेजमेंट के लिए, तो फिर हम उसको कोई पैसा नहीं देने वाले। और डायरेक्टर ने क्या किया है, डायरेक्टर ने जानबूझ के ऐसी कोई साजिश वगैरह रची थी, इंस्टिगेट किया था, या फिर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ब्रिंगिंग अबाउट किया था, उसके टर्मिनेट कर दिया जाए, तो इसलिए फिर हम कुछ भी उसको पैसा नहीं पे करने वाले। फिर निकल के आता है 202 सबसेक्शन नंबर 3, वो बात करता है कि अगर कोई भी पैसा आप MD WTD को देने वाले हो, वो सबसेक्शन नंबर 1 में जो आप दोगे, यानी कि उसके आप एक तरीके से कंपनसेशन जो आप उसको पे करने वाले हो वो एक्सीड नहीं करेगा। किसको एक्सीड नहीं करेगा, कि जो भी आप उसको पैसा देते, बाकी जो पैसा उसको देते रिमाइंडर ऑफिस टर्म और 3 ईयर्स, यानी कि मान लो 2 साल का उसका ऑफिस बचे, 2 साल जो उसको पैसा देते, या फिर मान लो 3 साल का, अगर 4 साल का ऑफिस बचे 3 साल मैक्सिमम में जो उसको पे कर सकते हो, जो भी शॉर्टर उसको लेते उतना पैसा हम उसको दे सकते हैं। वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो पिछले 3 साल या फिर जितने पीरियड के लिए वो अपॉइंटेड था उसका एवरेज निकालो, उसके बेसिस पे आप उसके अगले 3 साल या फिर लेसर पीरियड जो वो सर्व करता है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, वही उसका कंपनसेशन होता है जो हम उसको पे करते हैं। इसका प्रोवाइजो क्या निकल के आता है कि नो सच पेमेंट शैल बी मेड इन द इवेंट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, यानी कि मान लीजिए हमने उसको पेमेंट किया और 12 महीने के अंदर हमारा वाइंडिंग अप हो जाता है, कंपनी का कमेंस हो जाता है, या फिर हमारा उससे पहले पहले वाइंडिंग अप चल रहा होता है कंपनी का, तो हम उसको पे नहीं करेंगे। तब तक पे नहीं करेंगे जब तक सारे के सारे असेट्स में से जो लाइबिलिटीज या एक्सपेंसेस है वो सारे हटा दो। उसके बाद शेयर होल्डर ने जो पैसा दिया था, नॉमिनल पैसा दिया था प्लस प्रीमियम को जो पैसा दिया था वो हटा दो। अगर पैसा बचेगा तो हम आपको दे देंगे, नहीं बचेगा तो हम आपको कुछ भी नहीं करने वाले। 202 सबसेक्शन नंबर 4 क्या कहते हैं कि nothing in this section shall be deemed to prohibit the payment to MD WTDO manager of any remuneration for services rendered to them in any other capacity। any other capacity में कुछ पे करना है तो पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन नंबर 203 आपके अपॉइंटमेंट ऑफ KMP की बात करता है। इन्होंने बोला गया कि हर कंपनी यानी एवरी कंपनी बिलोंगिंग टू सच क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनीज, यानी कि रूल नंबर 8 और रूल नंबर 8A इसमें देखना पड़ता है। रूल नंबर 8 क्या बात करता है कि सारी की सारी लिस्टेड कंपनीज और अलग पब्लिक कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा का है, वो एक होल टाइम KMP रखेंगे। और रूल नंबर 8A कहता है कि सारी की सारी प्राइवेट कंपनी जिसमें पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ऊपर का है, वो एक होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी रखेगा ही रखेगा, ठीक है। तो आपको रूल नंबर 8 निकल के आता है एक तरीके से होल टाइम KMP के लिए। होल टाइम KMP के अंदर आपका MD WTD मैनेजर CEO CS CFO वगैरह करके आता है, ठीक है, दे ऑल आर KMPs। इसके बाद मेरे पास निकल के आता है रूल नंबर 8 है जो कंपनी सेक्रेटरी की बात करता है। तो कंपनीज़ के लिए अगर आपका नॉर्मल है तो लिस्टेड कंपनी और पब्लिक कंपनी को ले लेना पर पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ मोर, और अगर आप कंपनी सेक्रेटरी की बात करना चाहते हो तो प्राइवेट कंपनी को ले लेना जिसका कैपिटल आपका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ मोर का हो। तो इन्होंने बोला है कि कोई भी कंपनी है तो उसमें एक तो CS तो रखना ही रखना है आपको, प्राइवेट कंपनी वाली लिमिट याद कर लेना। और उसके बाद हमारे पास निकल के आता है CFO आपको रखना ही रखना है, और आपको क्या रखना है, आपको MD CEO या मैनेजर रखना है। और आपका MD CEO मैनेजर तीनों ही नहीं है तो WTD को अपॉइंट कर ही लेना है, यानी कि WTD ले लो, CS ले लो, CFO ले लो, ठीक है। और अगर आपका WTD मान लो आपने मैनेजर अपॉइंट कर रखा है तो मैनेजर ले लो। क्या हम 2 MD को अपॉइंट कर सकते हैं? बिल्कुल अपॉइंट कर सकते हैं। MD WTD दोनों कर सकते हैं, दोनों को कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतने तो आपको लेने ही लेने, मिनिमम इन्होंने बोला हुआ है कि इतने आपको लेने ही लेने हैं। फिर इसका पहला प्रोवाइजो निकल के आता है कि कोई भी इंडिविजुअल अपॉइंट या रीअपॉइंट नहीं होगा चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी और MD और CEO दोनों के तौर पर। कब नहीं अपॉइंट होगा, ठीक है, MD नहीं बना सकते उसको या CEO नहीं बना सकते अगर वो कंपनी का चेयरपर्सन है तो, ठीक है। क्यों नहीं बना सकते ये है। अब आप क्या है कि क्यों कब बना सकते हो उसको, अगर हमें उसे बनाना है तो आर्टिकल्स में अगर लिखा है तो आप बना सकते हो, और कंपनी अगर मल्टीपल बिजनेस कैरी नहीं करती तो आप बना सकते हो। हालांकि सेकंड प्रोवाइजो कहता है कि अगर कंपनी मल्टीपल बिजनेस कैरी करती है और आपने 1 और मोर CEO हर क्लास के लिए बना रखे थे तो उस क्लासेस को कंपनी को नोटिफाई करा दिया जाएगा, जिसके ऊपर फर्स्ट प्रोवाइजो नहीं लगेगा। CG ऐसा कुछ नोटिफाई कर सकती है, ठीक है। इसके बाद 203 सबसेक्शन नंबर 2 निकल के आता है जो कि कहता है कि होल टाइम जो KMP आपकी कंपनी का है वो आपका रेजोल्यूशन के तौर पे अपॉइंट होता है, यानी कि बोर्ड मीटिंग में ही पास कर सकते हो आप KMP को अपॉइंट कर सकते हो, रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से आप अपॉइंट नहीं कर सकते हो। 203 सबसेक्शन नंबर 3 कहता है कि जो KMP है वो ऑफिस एक से ज़्यादा कंपनी में होल्ड करके नहीं रखेगा। हाँ, हालांकि सब्सिडरी कंपनी में वो ऑफिस होल्ड करके रख सकता है। इसका पहला प्रोवाइजो निकल के आता है कि अगर KMP जो है
क्या वो डायरेक्टर बन सकता है? हाँ, डायरेक्टर वो बन सकता है, केएमपी नहीं बन सकता है, ठीक है, डायरेक्टर बन सकता है परमिशन ऑफ बोर्ड के साथ। सेकंड प्रोविजन निकल के आता है कि एक कंपनी में अगर बना हुआ था एसआईए के आने से पहले पहले 6 महीने के अंदर वो ठीक कर लेगा अपनी गलती को। और थर्ड प्रोविजन इसका कहता है कि अगर बंदा तब भी चाहता है कि उसको एक कंपनी में एमडी बनना है और एक कंपनी में उसको मैनेजर बनना है, या 2 कंपनी में वो साथ में बनाना चाहता है, तो रेजोल्यूशन पास करवा दो और सारे के सारे डायरेक्टर जो उस मीटिंग में प्रेजेंट है उन सबकी अप्रूवल ले लो, ठीक है। उसके बाद स्पेशल नोटिस देना उस पर्टिकुलर मीटिंग का सारे के सारे डायरेक्टर्स को, तो आप बन सकते हैं। यानी कि सेकंड मीटिंग जिस भी कंपनी में आप बनना चाहते हो, फॉर एग्जांपल सुधर पिचाई वांट टू बिकम द एमडी ऑफ माय कंपनी, आई विल बी सुपर डिलाइटेड, तो आई विल पास रेजोल्यूशन बाय, मतलब रेजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में यूनानिमस जो पास करना है, आई विल पास दैट पर्टिकुलर रेजोल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। 203 सबसेक्शन नंबर 4 कहता है कि जो भी ऑफिस था केएमपी का वो वेकेट हो जाएगा, जो वैकेंसी है वो बोर्ड 6 महीनों के अंदर फिलअप करेगा ही करेगा। इसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन की बात आती है। कंपनी के ऊपर 5 लाख का फाइन फिक्स है, डायरेक्टर और केएमपी के ऊपर 50,000 का फाइन फिक्स है, फर्दर पेनल्टी के लिए 1,000 रुपये पर डे का फाइन, नॉट एक्सीडिंग 5 लाख तक का फाइन डायरेक्टर और मैनेजर के ऊपर फिक्स्ड है। फिर सेक्शन नंबर 204 निकल के आता है, सेक्रेटरियल ऑडिट की बात करता है। बड़ी बड़ी चीज़ों की यहाँ पर बात होने वाली है। सेक्रेटरियल ऑडिट के लिए उन्होंने बोला हुआ है रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 में आपका क्या स्पेसिफाइड है? रूल नंबर 9 में आपका स्पेसिफाइड है कि कोई भी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 50 करोड़ और मोर है, पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 250 करोड़ और मोर है, और कंपनी विच आर हैविंग आउटस्टैंडिंग लोन बोरोइंग या पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई भी बोरिंग वगैरह है, बैंक से है, 100 करोड़ और मोर है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी अलग है, यहाँ पर थोड़ी सी लिमिट अलग है। 50 करोड़ की है आपकी, 250 करोड़ की है और 100 करोड़ की लिमिट है, ठीक है। अलग से लिमिट यहाँ पे पहली बार निकल के आ रही है, नहीं तो आपकी जो रूल नंबर 4 की लिमिट थी वही चलती है। सेक्रेटरियल ऑडिट के लिए आपकी ये लिमिट है, तो वो सेक्रेटरियल ऑडिट आपका करवाएगा किससे करवाएगा? कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस से करवाएगा। फिर निकल के आती है 204 सबसेक्शन नंबर 2 के अंदर की कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वो उसकी ड्यूटी की वो असिस्टेंस देगा ही देगा। उसके 204 निकल के आता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो तुम्हारे हैं, जो आपके हैं, वो 134(3) की 134 सबसेक्शन नंबर 3 की जब रिपोर्ट देंगे तो एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्वालिफिकेशंस या ऑब्जर्वेशन या रिमार्क थे जो सीएस इन प्रैक्टिस ने दिए थे। अगर आप कॉन्ट्रवीन करते हो कि आपकी लिमिट हो गई थी, उसके बाद भी आपने नहीं अपॉइंट किया था इन सबको, या सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट आपने नहीं लगाई थी, या फिर आप नहीं बता पा रहे हो कि क्या क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन और रिमार्क दिए थे, तो कंपनी के ऊपर, ऑफिसर के ऊपर और सीएस के ऊपर 2 लाख की पेनल्टी लगा दी जाएगी। फिर आपके पास 205 के अंदर फंक्शंस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी निकल के आता है। फंक्शंस क्या होते हैं इनका फंक्शन होता है कि रिपोर्ट करेंगे बोर्ड को, कंप्लाई कर लिया हमने एक्ट के साथ, लॉज वगैरह के साथ, ये बता देंगे, इंश्योर करेंगे कि सेक्रेटरी स्टैंडर्ड्स यानी कि ICSI के जो स्टैंडर्ड्स है वो फॉलो किए जा रहे हैं, और डिस्चार्ज अपनी सारी की सारी ड्यूटीज़ जो भी उनकी रूल नंबर 10 में स्पेसिफाइड है वो उनको डिस्चार्ज करेंगे। 205 सबसेक्शन नंबर 2 में कहा जाता है कि 204 और 205 में जो कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर आपने बोझ डाल दिया ना, उसकी वजह से ऐसा नहीं है कि कंपनी का जो चेयरपर्सन है, कंपनी के BOD है, कंपनी का जो MD है, कंपनी का WTD है, वो अपने फंक्शन से हट जाएगा। उनके जो फंक्शंस बोले गए थे एक्ट में वो फॉलो करेगा ही करेगा। रूल नंबर 10 में बोला गया है कि कंपनी सेक्रेटरी की कुछ 8-10 ड्यूटीज़ होती है। क्या ड्यूटीज़ होती है? वो बोर्ड को असिस्ट करेगा कंपनी के अफेयर्स कंडक्ट करने में, ठीक है। वो डिस्चार्ज करेगा कोई भी ड्यूटी जो एक्ट या रूल्स में लिखी है, वो असिस्ट एडवाइस करेगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो बोर्ड से अप्रूवल लेता रहेगा जनरल मीटिंग के लिए, गवर्नेंस वगैरह के लिए, वो रिप्रेजेंट करेगा वेरियस रेगुलेटर्स के सामने, जहाँ पर भी उसको रेगुलेट करना है वहाँ वो करेगा, और मतलब जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं और उनको कन्वीन करने के लिए हेल्प करेगा, मेंटेन करेगा मिनट्स ऑफ द मीटिंग को, और प्रोवाइड करेगा डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी को कलेक्टिवली इंडिविजुअली गाइड करेगा कैसे उनकी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पावर्स को हम कंप्लीट कर सकते हैं या कैसे उसको कंप्लाई किया जाएगा।